सम, लेकिन मेरे हिसाब से जो गेस्ट पेपर मैंने दिए उसको मैं जी जी। तो क्या ख्याल है, गेस्ट पेपर कर लें? या चलें, गुड, क्योंकि कुछ बच्चे लेजी हो जाएंगे इस वक्त, तो वीडियोस भी अवेलेबल होंगी जस्ट इन केस एनी इफ यू गेट स्टक यू कैन वॉच द वीडियोस एज वेल। चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद द गेस्ट। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, माइक्रो से स्टार्ट कर दूं, या यूं है ना कि दो क्लासें हैं तो आधी आधी हम डिवाइड करते हैं। अब ये क्लास में मैं माइक्रो करा देता हूँ एक सेक्शन पूरा, और जैसे लाइक एफिशिएंसी से स्टार्ट करते हैं, और दूसरी क्लास में मैं मैक्रो करवाता हूँ। डज इट मेक सेंस बॉयज, गर्ल्स? चलिए चलिए। जी मोहम्मद, क्या कह रहे हैं? ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। राइट जी, सो वी आर ऑन, अपने गेस्ट की बात करते हैं। मैं आप में से किसी ग्रुप में से, एग्जाम प्रेप ग्रुप में से ही निकाल लेता हूँ ये, और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, तो एएस का है, ये रावी का है, बिल्कुल ठीक है। इसमें हम इसको स्टार्ट करते हैं, और मेरी कोशिश है कि देखो 5 यूनिट आपको बोले हैं माइक्रो में से, तो ये 5 यूनिट तो करने पड़ेंगे बेटे। 10 में से 5 इज अ ह्यूज लीव, तो उसके बाद मजीद नहीं छोड़ सकते आप इनको, आपने बहुत अच्छा करना है। अच्छा जी, लेट्स सी नाउ। मैं तकरीबन पहुंच गया हूँ, जरा स्लो है बिकॉज इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है ना, तो इट्स अ बिट स्लो। लेट्स सी हु इज देयर। जी, तो हम इसको अच्छी तरह यहाँ पे सॉल्व करते हैं, समझते हैं। मेनली मुझे है कि ग्राफ्स में आप लोगों को प्रॉब्लम आया तो उसको ज़्यादा अच्छा कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये आ गया जी आपका सामने। मैंने साथ साथ पूरे आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन स्टिल आई वांट टू मेक श्योर कि हम इसको अच्छी तरह समझ के करें। अब देखो जी, क्वेश्चन 1, ये आप लोगों को अच्छी तरह नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? यूज ऑफ एयर ट्रैवल सबको नजर आ रहा है तो खामोश रहिएगा। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन मैंने मार्च 23 का लेटेस्ट पिक किया, 20 मार्क के, हमारे पास एज सच डेटा नहीं है, बैंक नहीं है, तो मैंने इन क्वेश्चंस को लाजमी पिक करना था। यूज ऑफ एयर ट्रैवल लीड्स टू मार्केट फेलियर caused by negative externalities. With the help of a diagram, assess the extent to which a government can intervene to correct this market failure. अब ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जिन बच्चों ने रिवीजन अभी तक बहुत अच्छी नहीं की, एक बार यूनिट को रिवाइज कर लें। उसकी वीडियो भी लगी हुई है, उसकी नोट्स भी आपके पास हैं, और इस पे जितना मैंने काम करवाया, किसी यूनिट पे काम नहीं करवाया, एसपी और कंज्यूमर बिहेवियर पे बहुत काम करवाया। दिस शुड बी क्वाइट इजी फॉर यू गाइस, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है जी कि एयर ट्रैवल की वजह से मार्केट फेलियर हो रहा है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाला। एक डायग्राम बनाएं और असेस करें कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन किस हद तक कामयाब होगी इसको करेक्ट करने में। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो इट, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा, ये कौन सी इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से मार्केट फेलियर हो रही है? प्रोडक्टिव या एलोकेटिव? एलोकेटिव, शाबाश, अच्छी आवाजें आई हैं, तो मुझे अंदाजा हुआ है कि बच्चों को अंदाजा है। सिवाय मोनोपोली के मेरे बेटे, जिसमें प्रोडक्टिव एलोकेटिव दोनों इनएफिशिएंसीज हैं, बाकी सारे मार्केट फेलियर एलोकेटिव इनएफिशिएंसी की वजह से होते हैं। एलोकेटिव इनएफिशिएंसी की मुराद कि रिसोर्सेज ज्यादा या कम लग रहे हैं, जितने कंज्यूमर सोसाइटी चाहती है उसके मुताबिक नहीं लग रहे, बस ये मार्केट फेलियर है इसके अंदर। अब इसको जरा हम तसल्ली से एक बार डिस्कस करते हैं, आप लोगों के साथ बात करते करते चलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद, इसके अंदर हमारे पास की टर्म्स क्या हैं जी? मार्केट फेलियर, तो ऑफ कोर्स एलोकेटिव इनएफिशिएंसी हमारी आ गई इसके अंदर, जो इस केस के अंदर है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की वजह से। तो लेट्स स्टार्ट विद डिफाइनिंग एफिशिएंसी, और फिर उसमें से एलोकेटिव को ज़्यादा एलैबोरेट करते हैं। तो एक बच्चा मुझे चाहिए जो मुझे बताए व्हाट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी। अब स्टार्ट कैसे करेंगे? द केस इन क्वेश्चन, द मार्केट फेलियर is the result of allocative inefficiency. So let's understand what economics has to say about allocative efficiency. पहले इकोनॉमिक एफिशिएंसी की पूरी डेफिनेशन को बचा दे दे, एनीवन जी?
शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बोलें बोलें। डेफिनेशन आपने ठीक दे दी है, अगर आप कुछ और बोल रही थी तो मैंने कहा बोल दें। बिल्कुल ठीक बोला इकरा ने जी। एलोकेटिव efficiency refers to making the right kind of goods which satisfy most wants, goods that consumers desire the most। ठीक है, अब इसके क्राइटेरियन कोई और बच्चा इकरा के अलावा मुझे बताए कि एलोकेटिव एफिशिएंसी के हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरियंस हैं। परफेक्ट, मुनीब ने बताया जी मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर हो। थोड़ा सा मुनीब इसमें सीआई लिखता है एआर के बराबर हो, डिमांड कर्व ही प्राइस है, तो नो इश्यू। आप प्राइस भी लिख दें तो वो मार्क्स देगा, लेकिन लेट्स यूज द टर्म दैट दे लाइक, यानी एम सी इज इक्वल टू ए आर पे हम प्रोड्यूस कर रहे हो, आखिरी यूनिट पे जितनी कॉस्ट लग रही है एडिशनल, उतने ही स्कार्स रिसोर्सेज मतलब वो एलोकेट हो रहे हैं, तो उतनी ही वैल्यू कंज्यूमर प्राइस की शक्ल में उस पर डाल रहा है। दूसरा जी कोई एक्सटर्नैलिटी ना हो, यानी मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर हो। और आखिरी चीज क्या उसको बोलते हैं, टोटल सरप्लस, यानी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज्ड हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा जो मैंने आपको ड्रॉ करके भेजा था, ग्राफ वन। किधर गया? नहीं वो तो हाँ, ये वाला पहले बेसिक वाला ग्राफ हमने करना होता है, जरूरत नहीं है लेकिन आप कर देंगे तो क्वालिटी आंसर की बहुत अच्छी हो जाती है। सो ये आ गया जी आपका बेसिक ग्राफ। सिर्फ मेरे बेटे बच्चे इसमें पता नहीं क्यों घबराते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी इकोनॉमिक एफिशिएंसी के चैप्टर में। डिमांड सप्लाई की सारी गेम है। सिंपल डिमांड सप्लाई लगाएं, इक्विलिब्रियम बनाएं, प्राइस बनेगी और क्वांटिटी Q0 बन जाएगी। अब बस आपने लेबल करने हैं, डिमांड बेनिफिट कर्व है, ये एवरेज रेवेन्यू भी है और ये यूटिलिटी कर्व भी है, आपने यूनिट वन में देखा था, तो ये प्राइवेट बेनिफिट है। एक्सटर्नल बेनिफिट ना हो तो यही सोशल बेनिफिट, तो आप लेबल कर दें डिमांड इज इक्वल टू एमपीबी मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, और क्योंकि कोई एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं है तो यही मार्जिनल सोशल बेनिफिट। और सप्लाई कर्व हमेशा कॉस्ट कर्व होता है, तो उसको लेबल करना है एमपीसी एंड एमएससी, यानी कोई एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है, तो यही प्राइवेट कॉस्ट भी है और यही सोशल कॉस्ट भी है। अब इस ग्राफ में एक आउटपुट आगे लगा के Q2 पे एक Q1 पे आप दिखाएं कैसे डेड वेट लॉस आ रहा है। किसी बच्चे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेरी गुड, लेट्स मूव बैक टू आवर क्वेश्चन। ये हो गया जी हमारा पहला ग्राफ। उसके बाद वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन अब बस आपने मंडे को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मार्केट फेलियर को टारगेट कर रहे हैं और मुझे कौन सा ग्राफ बनाना है, उसके मुताबिक मुझे क्या क्या बताना है। बेसिक स्ट्रक्चर तो सारा वही है ना। तो ये सब करने के बाद अब आप एलोकेटिव एफिशिएंसी समझा चुके हैं। अब हमारा टाइम है मार्केट फेलियर और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मार्केट फेलियर डायग्राम के थ्रू समझाना, और फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की तीन तरीके कर दें, और क्यों वो नाकाम होगी वो हमारी इवैल्यूएशन बन जाएगी, और फिर एक कंक्लूजन देना होगा। सो एवरीबडी क्लियर ऑन व्हाट वी आर डूइंग सो फार? वेरी गुड, तो लेट्स स्टार्ट विद मार्केट फेलियर। तो कोई बच्चा मुझे अच्छी सी डेफिनेशन, मुनीब और इकरा के अलावा कोई बच्चा मुझे अच्छी सी डेफिनेशन दे। परफेक्ट, बिल्कुल सही, इस तरह रट्टा होना चाहिए डेफिनेशन को। मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन वेयर resources are misallocated by free market forces of demand and supply. Some products are overconsumed and produced, some underconsumed and produced. समझ आ गया मेरे बच्चों? अच्छा, अब ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी एयर ट्रैवल वाली जो है ये प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है। अगर सिगरेट्स अल्कोहल से होती तो वो कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन की वजह से है। ऑफ कोर्स कंजम्पशन भी हो रही है, लोग उस जहाज़ों को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेनली ये प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को कोई और बच्चा, राफे इकरा और इनको छोड़ के मुनीब को नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को अच्छी तरह डिफाइन करें, समझाएं क्या होती हैं, एग्जाम्पल्स दें, एलैबोरेट करें। कंजम्पशन, सिर्फ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, वेरी गुड। और बताएं क्या है जी?
आप कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी तरफ जा रहे हो, आप ज़्यादा कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी तरफ जा रहे हो, तो क्वेश्चन का फोकस प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी पे है। पोल्यूशन, कंजेस्शन, नॉइज़, बिल्कुल ठीक है। और बताएँ, कैसे मार्केट फेल होती है इसके केस में? ये एमईएस? अच्छा नहीं, वो तो गवर्नमेंट फेलियर कहा गया ना। चलें, ज़ैनब ने सही बोला था, मुझे लगता है ज़ैनब की आवाज़ थी। लेट्स गो बैक। A negative externality is harmful effects on third parties as a result of production or consumption. In this case, greater air travel will cause greater emissions of, carbon and other harmful gases in the air, which will pollute the environment. Greater, airport usage will result in noise congestion. Surrounding areas, beauty will be lost. Traffic congestions will happen. All of that will create negative externalities as social cost is greater than private cost due to existence of external cost. सब बच्चों को समझ आ गया? ये मैं एक बार फिर ये बोल दूं। एक्सीलेंट। अब हम चलते हैं जिसके ऊपर कि ये मार्केट फेल कैसे हो रही है। अब सोसाइटी चाहेगी कि इस प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज पे बुरे असर आ रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं आवाज़ों से, पोल्यूशन, कंजेशन, ट्रैफिक, सब मसले आ रहे हैं। Too many scarce resources are being allocated to production of such harmful, air travel. ठीक है? Society would want less of it to be produced because society को social cost ज़्यादा पड़ रही है और producers consumers को private cost थोड़ी पड़ रही है। यही divergence market failure है। Too many resources are being allocated to such production. किसी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा हो? आला। अब हम चलते हैं जी ग्राफ्स पे। एक ही ग्राफ उसने मांगा था, हमने दो बना दिए। अब इस ग्राफ को मैं ज़रा अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। मोस्ट ऑफ यू विल बी वेरी क्लियर ऑन इट ऑलरेडी। ओ ओ ओ ओ ओ, अच्छा, ये देखिए जी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी डायग्राम। अगेन मेरे बेटे सिर्फ डिमांड सप्लाई के ग्राफ्स हैं। लेबल देख लें, पीसीबी, प्राइस कॉस्ट बेनिफिट, और क्वांटिटी आएगी एक्स एक्सिस पे। देखो मैं भी लेबल नहीं कर सकता। क्या चीज़? स्क्रीन स्टक हो गई है, अब देखो आ गई है। इज इट बैक फॉर एवरीबडी? तो खामोश रहिएगा। चलें, गुड। नेगेटिव एक्सटर्नल डायग्राम है, मैं दोबारा भी बना दूंगा अगर मसला हुआ। डिमांड कर्व लगाएं, सप्लाई कर्व लगाएं, इक्विलिब्रियम को ई मार्केट लिख लें कि फ्री मार्केट यहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट कर रही थी, क्यू मार्केट रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे थे। अब इस केस में हम एक्सटर्नल बेनिफिट्स का इशू नहीं डिस्कस करें, तो डिमांड कर्व सोशल बेनिफिट कर्व है, प्राइवेट भी और सोशल भी। अलबत्ता सप्लाई कर्व सिर्फ एमपीसी लिखिएगा, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, क्योंकि अभी इसमें एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड नहीं हुई। ये ओवर प्रोडक्शन हो रही है, ओवर एलोकेशन हो रही है। तो अगर मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड होती, जो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स एट ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, तो सप्लाई कर्व कॉस्ट बढ़ने की वजह से S1 पे शिफ्ट होता। अब ये सोशल कॉस्ट कर्व बन गया, क्वांटिटी आ जाती ऑप्टिमम पे, इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम पे, क्यू मार्केट से क्यू ऑप्टिमम, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। सिंपली आपने सप्लाई कर्व को शिफ्ट करवाया नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को दिखाने के लिए, और फिर डेड वेट लॉस का एरिया हाईलाइट करके लाजमी एक्सप्लेन कीजिएगा। किसी बच्चे को इस ग्राफ में, इसकी एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम दोबारा बनाने की जरूरत है तो बता दें। एक्सीलेंट, गुड। जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं उनका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया। इट्स अनफॉर्चुनेट कि मेजॉरिटी आर लीस्ट कंसर्न्ड। लेट्स मूव ऑन। ये हो गया जी ग्राफ। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कैसे इसको ठीक करे। जी, फिर मैं आपको मार्क्सियन भी एंड पे दिखाऊंगा और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि सब कुछ हमने सही किया है। गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, कोई तीन पॉलिसीज मुझे बताएं। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स लगा सकते हैं। अच्छा जी, इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगाना चाहिए? मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर, शाबाश। इनडायरेक्ट टैक्स लगाएं एमईसी के बराबर। उसके रिजल्ट में क्यों मार्केट फेलियर रिमूव होगा? कोई बच्चा बता दे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एक्सपेंसिव होगी प्रोडक्शन, और साथ में सप्लाई के प्राइस बढ़ेगी कंज्यूमर्स के लिए, हम अफोर्ड कर पाएंगे।
शाबाश, इसके क्वांटिटी डिमांडेड, नॉट डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। वेरी गुड, दिस इज व्हाट दिस टैक्स इज गोइंग टू डू। लेकिन ये क्यों नाकाम होगा? सबसे पहले मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट को कैलकुलेट करना इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। गवर्नमेंट को हाँ, ओवर मतलब वो कैलकुलेट करें एक्सटर्नल कॉस्ट को, मॉनेटरी वैल्यू दें। कई बार वो एस्टिमेट्स होते हैं कम या ज्यादा हो जाएगा, या तो मार्केट फेलियर पूरी तरह रिमूव नहीं होगा, या इन सम केसेस ओवर टैक्सेशन की वजह से गवर्नमेंट फेलियर हो जाएगा, जो मार्केट फेलियर से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। Very good. Indirect taxes have a regressive effect. They take a larger proportion from poor's income and a smaller proportion from rich's income. तो इनकम गैप्स बढ़ जाएंगे। और अगर डिमांड क्या हो तो ये इफेक्टिव नहीं, इनइलास्टिक हो तो ये इफेक्टिव नहीं होंगे। सबको समझ आ गया, इन्फ्लेशनरी भी हैं सारे मसले इनके। दूसरी पॉलिसी जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट इनको रोकने के लिए क्या कर सकती है? एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, नज थ्योरी। कैसे करें, कहां कहां करें, खुल के बोलो, मार्केट दुनिया आपका ऑयस्टर है, खुल के बोलो। कैसे गवर्नमेंट? साइन पोस्ट लगाएं, एडवर्टाइजमेंट करें मीडिया पे, पेड मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे एयर ट्रैवल के हार्मफुल इफेक्ट्स दिखाएं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं वो सारा कुछ दिखाएं। और बताइए, स्कूल्स में करें, यूनिवर्सिटीज में करें, लीफलेट्स थ्रो करें, मेनी वेज ऑफ रिड्यूसिंग दिस मार्केट फेलियर। इस सारी एडवर्टाइजमेंट के रिजल्ट में क्या होना चाहिए? अगर लोग इस एडवर्टाइजमेंट को एक्सेप्ट कर लें तो, अगर ये परसुएसिव थी, एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, तो डिमांड लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, कई लोग छोड़ देंगे एयर ट्रैवल करना या कम कर देंगे ताकि ये पोल्यूशन में कमी आए। ठीक है, उसके रिजल्ट में गवर्नमेंट का ये मार्केट फेलियर ठीक हो सकता है। लेकिन क्यों कामयाब नहीं होगी ये एडवर्टाइजमेंट? एक्सटर्नल कॉस्ट, मतलब अक्सर एडवर्टाइजमेंट। वेरी गुड, परफेक्ट। चार पॉइंट्स। नंबर वन, कॉस्टली है। नंबर टू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अदर यूजर्स की। नंबर थ्री, कंज्यूमर अक्सर परसुएसिव नहीं होती, इग्नोर कर जाता है, इफेक्ट आता भी है तो लॉन्ग टर्म में। I think by now you guys are very good with economic efficiency. All those who are attending, माशाल्लाह, and Zainab as well, सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं चाहता हूँ और बच्चे भी बोले जो क्लास में हैं। उज़ैर की कोई आवाज़ नहीं आई, हाजिक की कोई आवाज़ नहीं आई, तो यू guys should। अब जी, हम चलते हैं तीसरी पे। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उम्म, उम, 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 हाँ, नई एयरलाइंस को लाइसेंस कम दें, करंट रूट्स जो हैं वो कम कर दें, ठीक है? लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ बढ़ा दें, टेक ऑफ की, लैंडिंग की टाइमिंग ज़रा रिस्ट्रिक्ट कर दें। सो ऑल ऑफ दैट विल अगेन वर्क, बट देन अगेन ये डिसइंसेंटिव टू वर्क क्रिएट होगा फर्म्स के लिए, उनके प्रॉफिट मोटिव में कमी आएगी, वो कुछ वर्कर्स को निकाल सकती हैं, उससे अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। लॉज़ बहुत ब्लंट होते हैं जिसको फर्म्स पसंद नहीं करती। सबको समझ आ गया जी? कोई कन्फ्यूज़न? जी बच्चे। वो कम, हाँ, कम हो जाएगा, ज़ाहिर बात है, जितना कम ये बिज़नेस प्रोड्यूस होगा, उतना कम रेवेन्यू आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, शाबाश। अब जी कंक्लूजन, कोई बच्चा बताए जी, किस हद तक गवर्नमेंट कामयाब होगी? 2 मार्क्स, 3 मार्क्स का कंक्लूजन चाहिए और हम रैप अप करते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कंक्लूजन पे आप लोग अभी तक स्टक हैं। कम ऑन, वेरी गुड, परफेक्ट। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बात सही आ रही है। So in the light of above discussion, many policies can be used to reduce or even remove this market failure. Some will be more effective than the others. ठीक है? However, there is no guarantee that government will be able to remove this market failure. Many a times, government itself lacks information and fails. However, if economic agents like producers and consumers respond to government policies, there's a likelihood that the failure will be reduced to a great deal. समझ आ गया? अब डू यू गाइस वांट टू सी द मार्क स्कीम? ये मैं ख्याल में समझ बहुत बच्चों को आपको अच्छा आया था ये।
ज़रा ट्रिकी नहीं है। अच्छा, मुझे पहले अभी ज़रा एफिशिएंसी करवा लेने दो। ये समझ आ गया? ओके, शैल आई शो यू द मार्क स्कीम और शैल वी जस्ट रश थ्रू द सेकंड क्वेश्चन? अगले में से भी चूज़ चूज़ कर लेते हैं, हमें पाँचों क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जी, with the help of a diagram assess the view that government intervention can be used to correct market failure caused by positive externalities। इस दफा वो एक्सटर्नल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, बाकी एग्जैक्टली वही आंसर है। एलोकेटिव एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये भी एलोकेटिव इनएफिशिएंसी का मामला है। उसकी क्राइटेरियंस बताओ, बेसिक डायग्राम वो जो ऊपर डिमांड सप्लाई वाला एमएसबी एमएससी वाला बनाया वही मैंने लिखा है कि अ, वही करो सारा। ठीक है, इसकी मार्क्स स्कीम भी बहुत एलैबोरेट है, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वॉइस नोट भी भेज दिया है। सेम फॉर क्वेश्चन टू, आपका पहला डायग्राम है, दूसरा ग्राफ ये। थोड़ा सा एक्सटर्नल बेनिफिट्स के कॉन्सेप्ट को बात करते हैं, जहां से मार्केट फेलियर स्टार्ट हो रहा है। मार्केट फेलियर की डेफिनेशन आप लोगों की ठीक थी। अब जिस तरह हमने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को एक्सप्लेन किया था, उन्हीं चार एंगल से एक्सटर्नल बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करें। एंगल्स क्या हैं? व्हाट डू दे मीन? एग्जांपल्स। नंबर थ्री, व्हाई इज इट अ मार्केट फेलियर? व्हाट डज सोसाइटी वांट इट टू बी डन? समझ आ गई? इस एंगल पे कोई बच्चा मुझे चारों क्वेश्चन आंसर कर दे, बता दें। एक मिनट रुक जाओ, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपकी आवाज, एक मिनट मुनीब, आवाज आपकी नहीं जाएगी क्लास के लिए, तुम्हें बोलना पड़ेगा। जैसे मुनीब ने कहा, external benefits are good effects, beneficial effects for third parties not directly involved in the transaction, rest of the society। For example, अब आप में से कोई बच्चा मुझे एग्जांपल बता दे। जॉब क्रिएशन, और जी, बिजनेसेस अक्सर वो मोबाइल का टावर लगा देते हैं, रोड्स बना देते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है जिसको सोसाइटी यूज करती है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे उसमें। और बताएं। इलाके की लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है, नए बिजनेसेस अट्रैक्ट होते हैं। एयरपोर्ट के पास पास देखो कितने रेस्टोरेंट्स, कितना कुछ आ जाता है। ठीक है ना? कम्युनिकेशन लिंक्स डेवलप हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। शाबाश, दिस इज व्हाट। जी, एक्सीलेंट। इस केस में जब एक्सटर्नल बेनिफिट हम ऐड करते हैं प्राइवेट बेनिफिट में, तो सोशल बेनिफिट्स ज्यादा हो जाते हैं, सोसाइटी के बेनिफिट्स कंपेयर्ड टू प्राइवेट सेक्टर बेनिफिट्स, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट एंड यूटिलिटी। तो देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन सोशल बेनिफिट्स एंड प्राइवेट बेनिफिट्स। सोसाइटी क्या चाहेगी? ये चीज ज्यादा बने, ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट हो क्या रहा है? टू फ्यू रिसोर्सेज आर बीइंग एलोकेटेड टू सच गुड प्रोडक्शन। समझ आ गया? ये सारा मार्केट फेलियर है। कोई कंफ्यूजन यहां पे? एक्सीलेंट। अब ये ग्राफ देख लेते हैं। इस केस में सिंपली आपका डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हमने डिमांड कर्व पहले को लेबल किया एमपीबी, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट्स। सप्लाई कर्व सोशल कॉस्ट थी, हमने उसमें एक्सटर्नल कॉस्ट की बात नहीं की। एक्सटर्नल बेनिफिट का सिर्फ ये मार्केट फेलियर हाईलाइट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि उसने खाली वर्ड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज बोला, तो अब थोड़ा सा कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज की बात कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अ कंज्यूमर gets himself vaccinated for flu or some viral disease. He thinks the benefit is just for him, that he's safe. No, everybody he interacts, he will not be able to pass on the germs. It's less likely that he'll pass on the virus now. तो खुद भी बचेगा, सोसाइटी में जहां जहां वो जाएगा बाकी भी बचेंगे। तो अगेन एक्सटर्नल बेनिफिट्स ज्यादा थे। पता होता तो डिमांड ज्यादा होती। तो डिमांड कर्व जी राइट पे शिफ्ट हुआ। एमएसबी एमएससी के इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑप्टिमम बनी। अगेन पहली आउटपुट के ऊपर क्यू मार्केट के ऊपर आपने वर्टिकल डिस्टेंस, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट्स दिखाने हैं। ऊपर वाला जो ट्राइंगल बनेगा उसको हाईलाइट करके डेड वेट लॉस बताना है। किसी बच्चे को इस ग्राफ में, इस मार्केट फेलियर में किसी किस्म का इशू? वंडरफुल, लेट्स गो बैक। अब जी अगेन सेम पॉलिसीज हैं, थोड़ी सी उल्टी हो जाएंगी। गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा ये चीज बने, क्या पॉलिसी करें? कितनी सब्सिडी दे, कितनी सब्सिडी दे? मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट के बराबर दे। बहुत अच्छे। उससे क्या होगा, क्यों सक्सेसफुल होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, सप्लाई ज्यादा, प्राइसेस कम, ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी।
लेकिन मसला क्या है? सॉरी सॉरी, सब्सिडीज आर ग्रांट्स बेटे। ग्रांट एंड सब्सिडीज द सेम थिंग हैदर। सब्सिडीज की वेरियस फॉर्म्स है जिसमें से एक ग्रांट है। ठीक है। अभी सब्सिडीज को पहले, या ग्रांट्स जो भी आप बोलना चाह रहे हो, उसके अब नुकसान देखते हैं। व्हाई वुड दे नॉट बी इफेक्टिव गवर्नमेंट के लिए? क्या कैलकुलेट करना मुश्किल है? एमईबी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, और ये एक्सपेंसिव है। यस, यस, मार्केट फेलियर से गवर्नमेंट फेलियर पे आ जाएंगे। फर्म्स इनएफिशिएंट हो जाती हैं, सब्सिडीज पे डिपेंडेंट हो जाती हैं, कॉस्ट बढ़ती है गवर्नमेंट को, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है। वही चार बातें। सब्सिडीज का भी रिग्रेसिव इफेक्ट होता है, लमसम सब्सिडीज का, अगर आप बोलना चाहो तो। ये हो गया जी। उसके अलावा पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं इसकी। अगेन वही सेम। बेटे, जब लमसम सब्सिडी अमीर बिजनेसेस को भी उतनी दे रहे हो, गरीब को भी उतनी दे रहे हो, तो उसके रिजल्ट में लमसम सब्सिडी में रिग्रेसिव इफेक्ट आ जाता है। डोंट वरी अबाउट इट। अभी फिलहाल आप लिखिए ना लिखिए, आपके मार्क्स पूरे हो चुके हैं। अच्छा जी, आखिरी क्या करेंगे हम? सब्सिडीज दे दी, उसके बाद दूसरी डायरेक्ट प्रोविजन। गवर्नमेंट खुद अपने बिजनेसेस से ये जो अच्छी चीजें हैं ये ज्यादा बनाए, जिसके एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं। उसके फायदे क्या है? गवर्नमेंट अक्सर लो प्राइसेस पे थ्रू आउट द कंट्री सर्विस या गुड प्रोवाइड करती है। प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वेलफेयर मोटिव होता है। सॉरी। प्राइवेट सेक्टर शायद इसको कम बनाए, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, गवर्नमेंट थ्रू आउट कंट्री में बनाएगी। लेकिन नुकसान क्या है? गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, अब बिजनेसेस जो है अक्सर इनएफिशिएंट होते हैं, लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव, लैक ऑफ कंपटीशन से क्वालिटी लो होती है, और एज ए रिजल्ट रिसोर्सेज इतनी अच्छी तरह एलोकेट नहीं हो पाते, और गवर्नमेंट की काफी सारी कॉस्ट भी लग जाती है। अक्सर वो प्राइस सब्सिडाइज दे रहे होते तो प्रॉफिट नहीं आ रहा होता। राइट जी। एनीथिंग एल्स वी कैन डू? तीन तीन हो गई है, तीन हो गई है। सब्सिडीज, एडवर्टाइजमेंट्स एंड डायरेक्ट प्रोविजन। परफेक्ट हो गया। कंक्लूजन जी, उसी एंगल पे सोचिएगा किस हद तक गवर्नमेंट कामयाब होगी इसको अचीव करने में, मार्केट फेलियर को रिमूव करने में। नहीं, दोबारा एनालिसिस को दोबारा रिपीट ना करो, और थोड़ा सा अच्छी तरह बोलो। पिछला मैंने समझाया है इधर, आप ही बोलें, अच्छा बोलें। इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन, क्या बेटे ऑप्टिमम की तरफ हम जा रहे हैं कि नहीं? ग्राफ में देखो, अगर सब्सिडी दी जाए तो क्या हम ऑप्टिमम लेवल तक जा रहे हैं कि नहीं? तो बोले ना, एक्सेप्ट करें इस बात को कि सब्सिडीज विल, बोले शाबाश, इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन, yes, can reduce this market failure or remove it entirely. ठीक है, but some policies will be more successful than the others. It will depend on how consumers and producers respond. इकोनॉमिक एजेंट्स का रिस्पॉन्स क्या है? ठीक है, समझ आ गया? इलास्टिसिटी क्या है, इन चीजों पे डिपेंड करेगा। और गवर्नमेंट के पास कितना बजट अवेलेबल था, कितनी अच्छी परसुएसिव कैंपेन थी, ओनली दैट विल डिटरमिन। बट समटाइम्स गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो भी फेल हो जाती है, और मार्केट फेलियर रिमूव नहीं होता। बेटे वही चीज है, आप बार बार कर रहे हो, तो प्लीज इसको अपना डू नॉट हैव दोज प्री कंसीव नोशंस कि सम एक्सटेंट वाली बात कर देंगे तो गुजारा हो जाएगा। नहीं, पहले एडमिट करो कि थ्योरी में इसके सॉल्यूशंस हैं, हाँ, लेकिन आगे लिमिटेशंस भी हैं। तो क्या हल है जी? कुछ पॉलिसीज ज्यादा इफेक्टिव काम करेंगी, कुछ कम करेंगी, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है वो किस हद तक इसको अच्छी तरह अप्लाई कर सकती है, उनके पास कितना बजट है, और कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स आगे से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इस चीज पे बेस करेगा। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? दोज ऑफ यू प्रेजेंट, जी 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 बोलें। ओवर प्रोडक्शन हो रही थी, ओवर एलोकेशन, या इसमें अंडर एलोकेशन है? डायरेक्ट टैक्स बेटे इनकम्स को अफेक्ट करता है। हमने हमने क्वांटिटी कम करवानी है, सप्लाई की भी, और प्राइस। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम आवाम को तंग नहीं करना चाह रहे, हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो ये चीज इस्तेमाल कर रहे हैं और बना रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी डालना चाह रहे हैं, एक्सटर्नैलिटीज को इंटरनलाइज करवाना चाह रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस किस में डिवाइड होता है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में, इसलिए उन पे लगा रहे हैं। वेरी गुड। चले जी, एनी अदर क्वेश्चंस?
ओके, ये लेबर मार्केट मैंने कहाँ से निकाल दिए हैं? राइट जी। तो हो पता नहीं कोई हाथ लग गया था, मैं काफ़ी आगे चला गया हूँ। लेट्स सी जी। अब मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि इसकी बात करनी है तो फाइन, वरना हम किसी और यूनिट पे मूव कर जाएँ ताकि हमारी ये क्लासेस इफ़ेक्टिव हों। उफ़! मैं बहुत आगे चला गया हूँ। चॉइस इज़ एसेंशियल पीएबी कंज्यूमर बिहेवियर, एफिशिएंसी, फ्री मार्केट। कि ये जनरल क्वेश्चन जिसका आंसर आपके नोट्स में है, डिस्कस इफ अ फ्री मार्केट इज ऑलवेज एफिशिएंट इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज और सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी। इसके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है मेरे बच्चों? नोट्स के अंदर पूरा आंसर है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के ग्राफ भी बनाने हैं, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को भी डिफाइन करना है। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी की पूरी डेफिनेशन एक बार मैं बोल देता हूँ, वैसे मैंने वॉइस नोट में सब बोला हुआ है शायद। Economic efficiency refers to a situation where output is produced using least inputs and providing most outputs, called productive efficiency, least cost production. Whereas the other angle is producing the right goods that consumers want, which satisfy most wants, allocative efficiency. Allocative efficiency leads to Pareto optimality, where no one can be made better off without making someone else worse off. इसी के अंदर फिर आप बात कर देंगे जी कि there is another type of efficiency called dynamic, where firms research and invest in new technology to reduce their production cost in long run एवरेज कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं, इनोवेशन लाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेसेस में भी, प्रोडक्ट्स में भी। ये हो गई डायनामिक। फिर आपने प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की वही एक्स एफिशिएंसी का ग्राफ, टेक्निकल एफिशिएंसी सबको आते हैं या एक बार याद दिला दूं? एक्स में 3 एवरेज कॉस्ट कर्व लगाएं, लोएस्ट वाले का एनी पॉइंट विल बी एक्स एफिशिएंट। दिखा दूं एक बार नोट्स बच्चों, जल्दी बता दें। और टेक्निकल में एमसीएसी को लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा होता है। लेबल्स बेटे कॉस्ट एंड क्वांटिटी इन दोनों ग्राफ्स में। अगर टाइम मिले तो पीपीसी पे भी बना के दिखा दो कि तमाम पॉइंट्स पीपीसी पे प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। पॉइंट इनसाइड पीपीसी में हम मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट गिविंग अप द अदर, तो उसमें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी लैक हो रही है। समझ आ गया जी। उसके बाद आप मार्केट फेलियर को डिफाइन, सॉरी, परफेक्ट मार्केट का ग्राफ बनाइएगा, लॉन्ग रन का नॉर्मल प्रॉफिट वाला। सबको आता है, ये एक बार बता दूं कौन सा है? स्ट्रेट लाइन डिमांड के एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट को सर टेंजेंट करें, एमसी को लोएस्ट पॉइंट से गुजारें एवरेज कॉस्ट के। एमसीएमआर की आउटपुट पे आप देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर भी है, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट एसी के लोएस्ट पॉइंट पे भी कट करी, तो प्रोडक्टिव एलोकेटिव दोनों एफिशिएंसीज परफेक्ट मार्केट की फर्म्स लॉन्ग रन में जब नॉर्मल प्रॉफिट बना रही होती हैं तब उनको हासिल हो रही होती हैं। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? अब आपका आ गया जी कि कहाँ हमने पहले बात करनी थी कि फ्री मार्केट कहाँ कहाँ एफिशिएंट है। परफेक्ट मार्केट थोड़ी मैं भूल गया हूँ। फ्री मार्केट पे एक पैराग्राफ शुरू में आपने लिखना है, फिर एफिशिएंसी सारी बता के, फिर परफेक्ट मार्केट की फर्म नॉर्मल प्रॉफिट वाली, दोनों एफिशिएंसीज उसके अंदर हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे मार्केट फेलियर्स। इस क्वेश्चन ये ओपन है, कोई दो मार्केट फेलियर कर लें, यही ऊपर वाले नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज करनी है, ये कर दें। साथ पब्लिक गुड्स का छोटा सा कर लें, उसका भी मैंने एक आंसर आपको भेजा हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए वो क्या है। उसके बाद मेरा बेटा आपने फिर गवर्नमेंट की वैल्यूएशन करवानी है, गवर्नमेंट ने कैसे इंटरवेंशन करनी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, जो भी सारा कुछ करके एंड पे वही कमेंट जो हम ऊपर देते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट एक हद तक सक्सेसफुल होती है, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटीज पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक हालात पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के बजट एंड हाउ वेल दे डिजाइन द कैंपेन्स, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट फेलियर रिमूव होगा, समटाइम्स गवर्नमेंट फेलियर उससे बड़ा भी हो सकता है। बच्चों समझ आ गया मेरे ख्याल में? एफिशिएंसी को गोली मारें या और कोई क्वेश्चन देख लें? ये आखिरी देखें, ये आखिरी देख लें। Government economic policy is based on the idea that people cannot be trusted to choose what is good for them, but instead sometimes choose things that are harmful to themselves or detrimental to the environment or both. Therefore, a free market cannot allocate resources efficiently. कौन से मार्केट फेलियर्स की बात यहाँ पे हो रही है? डीमेरिट गुड्स और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। परफेक्ट, पूरा आंसर समझ आ गया, बाकी सारा वही है। क्योंकि वर्ड एफिशिएंसी का उसने दिया है तो उसमें प्रोडक्टिव को भी डिफाइन कीजिएगा, ग्राफ बनाइए, पूरा मॉडल आंसर छाप दीजिएगा। एवरीवन क्लियर थी? हैदर आप क्लास में शुरू से थे?
अच्छा, मैंने आज एक बार फिर बताया है और हर क्लास में बताता हूँ एफिशिएंसी की, सिवाय मोनोपोली के जिसमें प्रोडक्टिव एलोकेटिव दोनों इनएफिशिएंसीज हैं, बाकी सारे मार्केट फेलियर में ओवर या अंडर एलोकेशन है, वो सारे एलोकेटिव इनएफिशिएंसी के। गॉट इट? बिकॉज उसने उसने वर्ड बोला है रिसोर्स एलोकेटेड एफिशिएंटली, तो एफिशिएंसी की टर्म बन गई है। ठीक है, देखो थोड़ा सा ज्यादा लिख दोगे, प्रोडक्टिव बता दोगे, मार्क्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन चलो नुकसान तो नहीं होगा ना, लिख देना थोड़ा सा। ठीक है, और ज्यादा परेशान हुए बगैर आपने इनको सॉल्व करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है। मेरे ख्याल में एफिशिएंसी पे बहुत काम हो चुका है, इसको मेरे ख्याल में अब स्किप करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू कंज्यूमर बिहेवियर जी। अब पहला क्वेश्चन देखें। हैदर पहले तो मुझे बताएं कौन सा क्वेश्चन आपको इतना ट्रिकी इसमें नजर आया है। अच्छा, वो अभी फिलहाल गैस पे रुकते हैं, वो देखिए वैरायटीज तो आएंगी। लेट्स, आई थिंक इस बार आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, तो लेट्स फर्स्ट कवर दीज। रैशनल कंज्यूमर विल ऑलवेज परचेज लेस ऑफ एन आइटम as price increases. Discuss with the use of indifference analysis whether this statement is correct. जी बताएं, ये क्वेश्चन समझ आ रहा है या एक बार कंज्यूमर बिहेवियर के सारी चीजें एक बार। इजी है, किसी को लग जाए, किसी को लग रहा हो तो मसला है। ये नीचे पूरा सॉल्व है, टैक्सेस का क्वेश्चन था इनडायरेक्ट का, उसमें भी प्राइस बढ़ रही है। तीनों गुड्स पे करना है आप, हर इफेक्ट्स डिफाइन करना है, सब समझाना है कि नॉर्मल गुड्स में सारे नेगेटिव क्यों है, इंफीरियर में एक पॉजिटिव क्यों है, और गिफन में एक पॉजिटिव इतना बड़ा क्यों है कि वो आउटवे करके नेगेटिव इफेक्ट को, कंजम्पशन को बढ़ाता है अगर प्राइस बढ़े। समझ रहे हैं ना? ये सारा आपका क्वेश्चन और इसकी वैल्यूएशन भी यही है कि भाई ये स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स, लेकिन फॉर गिफन गुड्स जब प्राइस बढ़ती है कंज्यूमर ज्यादा खरीदता है। ये पूरा इसके आंसर आंसर मौजूद है। डू यू गाइस वांट मी टू ड्रॉ वंस ये ग्राफ, या आपको ग्रिप आ चुकी है? ये जो बच्चे बार बार बोल रहे हैं ये नहीं, जिनको लग रहा है कि जरूरत है थोड़ी प्रैक्टिस की तो मुझे बता दें। चलें, दैट्स अ वेरी गुड साइन। सेकंड क्वेश्चन देख लें। बल्कि एक क्वेश्चन बीच में और था शायद, वन, अच्छा तीसरा मैंने कुछ बाद में करवाया होगा किसी वजह से। मैंने 7-7 मिनट के वॉइस नोट भी भेजे हुए हैं सारी डेफिनेशन, ताकि आप लोग बार बार सुन के माइंड में ले आए। जी, एक्सप्लेन व्हाट इकोनॉमिस्ट मीन बाय इंडिफरेंस कर्व्स एंड बजट लाइंस, वही चीज़ है, एंड इवैल्यूएट वेदर दे माइट बी यूज्ड टू सपोर्ट rational consumer decision making. Use indifference theory to analyze the view that the demand for an inferior good is likely to be more price inelastic than the demand for a normal good. इसमें कुछ हेल्प की जरूरत है? इंफीरियर गुड की डिमांड इनइलास्टिक क्यों होती है? उसका एक इफेक्ट, जब प्राइस फॉल होती है फॉर एग्जांपल, तो इनकम इफेक्ट उसका नेगेटिव हो जाता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो पॉजिटिव होता है ना। लेट्स से सब्सटीट्यूशन में उसने 10 चीजें ज्यादा खरीदी प्राइस सस्ती होने की वजह से, और इनकम इफेक्ट में 5 कम खरीदी, तो सिर्फ 5 उसने ज्यादा खरीदी प्राइस गिरने से। नॉर्मल में वो शायद 10 सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता, 5 या 10 इनकम इफेक्ट होता, तो वो 20 ज्यादा खरीदता। तो नॉर्मल गुड्स का इलास्टिक आएगा और इंफीरियर का इनइलास्टिक बिकॉज ऑफ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। समझ आ गया मेरे बच्चों? इन सब क्वेश्चंस के एंड पे बगैर सोचे 2-3 लिमिटेशंस दे देना थ्योरी की। ये सॉरी, जी बच्चे, ओके। हमेशा इनकी लिमिटेशंस दीजिएगा। मसलन कंज्यूमर रैशनल नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट से इम्पल्स बाइंग से कंफ्यूज हो जाता है। इसके अलावा कई बार उससे यूटिलिटी कैलकुलेट सही नहीं होती, कंपेयर नहीं सही कर पाता, रैशनल डिसीजन नहीं करता। फिर जी, ये कहना कि दो गुड्स के बारे में, रियलिटी में दो से ज़्यादा गुड्स हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये पुरानी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी को मैथमेटिकली सब्स्टिट्यूट करके नई थ्योरी दे दी गई है, इसमें कोई खास नई बात नहीं है। तो ये एंड पे थोड़ी सी लिमिटेशंस ज़रूर दीजिएगा। एवरीवन क्लियर जी? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? इन सब के आपके नोट्स में आंसर्स हैं, या मैंने साथ में एक आधा सिमिलर आंसर भेज दिया हुआ है? मुझे बताएं, कंज्यूमर बिहेवियर पे कुछ काम करना है या यू गाइस आर परफेक्टली कंफर्टेबल विद इट? ओके, वो यार भेजा भी है तो टेढ़ा भेजा है हैदरी। अच्छा जी, एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन। ओए मेरा बेटा, ये तो मैंने नीचे दिया हुआ है, उसका वॉइस नोट भी बड़ा डिटेल दिया हुआ है।
आई अंडरस्टैंड, आप देख लें। इस तरह के तकरीबन सारे क्वेश्चंस ही मैंने मोटे-मोटे दे दिए हुए हैं आपको। बल्कि मैं आपको अभी शो करता हूँ कि मेरे नो कहाँ पे ये मौजूद है। आई होप कि हम वहीं पे जाएँ जहाँ पे थे। मुश्किल है क्योंकि मैंने बंद कर दिया वो डॉक्यूमेंट। सिटी एग्ज़ाम प्रेप। आई होप हम उधर ही हों। येस, काइंड ऑफ। ओके जी। 1 मिनट जी, कोई बच्चा आ रहा है। अबिहा हारून। आई डोंट नो एनी स्टूडेंट लाइक दैट। अच्छा, ये हारून होगा। अबिहा हारून, आप कौन है बच्चे? आई डोंट नो यू। ऑलराइट जी, मैं आपको जल्दी से वो क्वेश्चन जो हेलो जी। अच्छा, चलें, जो भी है लेट्स मूव ऑन। ये हो गया जी कंज्यूमर बिहेवियर का। ये देखिएगा, कार्डिनल अप्रोच के 3 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। उसमें आपका डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। इसके साथ मैंने वॉइस नोट्स दे दिए हैं थर्ड क्वेश्चन के। देखो कि कैसे आपने उसी आंसर को जो आपके नोट्स के अंदर है थोड़ा सा कस्टमाइज करना है। हैदर गॉट इट? ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस जी? आई थिंक वी डन। जी, मैक्रो का आपके लिए बैड न्यूज़ है, गेस्ट पेपर नहीं है, वही सारे जो मैंने करवाए थे ना जो आपके कॉमन क्वेश्चन हर उसके एंड में, और मैंने एक सॉल्यूशन बना के भेजा था, उसमें 2 मैं ऐड कर रहा हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो पहले डेवलपमेंट हम करेंगे। यस मेरा बेटा, 2 क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो हम जो है पहले जो है उसमें मैं आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पहले बहुत तैयार करा के ना, उसके बाद जो है हम बाकी वाले कर ही रहे हैं। यहाँ पे मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इट शुड नॉट बी अ मेजर इश्यू। जी, ये कहाँ चला गया? जी, तो आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ हमारा। जी, जी, जी। आप लोग मनी एंड बैंकिंग वाला छोड़ना चाह रहे हो? पॉलिसीज़ छोड़ना चाह रहे हो इतने आसान वाले? बहुत आसान है। पॉलिसीज़ सबसे आसान है। पॉलिसीज़ बहुत बहुत आसान है। चांस भी है, चांस भी बहुत है। यार थोड़ा-सा ना, मैं अगेन ऑल्दो P2 में भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन नए टॉपिक्स को मैं थोड़ा देखना चाह रहा हूँ। मैं उनको टोटली श्रेडर में नहीं डालना चाह रहा कि भई नए टॉपिक उन्होंने ऐड किए, वो आपसे पूछेंगे। अब हाँ, नहीं हुए ना, नहीं हुए, लेकिन स्पेसिमेन में भी उसने दिए थे और मार्च में भी दिए थे। तो मुझे अभी भी डर है कि कहीं आ ना जाए। श्योर। अब इसका हल ये है कि अभी मैं क्लास ये बंद करूँगा, आप लोगों को दोबारा लिंक भेजता हूँ। कोई 10 बजे कर लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लें, और 10 बजे पूरे मैं आपको दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, और हम लोग कर रहे हैं, क्या उसका नाम है, मैक्रो का यही गेस्ट पेपर, जो जो मेरा सॉल्यूशंस वाला पेपर है, उसी को मैं गेस्ट पेपर बना रहा हूँ। ठीक है? ओके मेरे बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।